नंद जी, आपका भारतीय शिक्षण मंडल नासिक शहर की ओर से और समस्त उपस्थित शिक्षकगण इनकी ओर से सहदिल से स्वागत करती हूँ। आता भारतीय शिक्षण मंडळाचा थोडक्यात परिचय करून देते। भारतीय शिक्षण मंडळाची स्थापना रामनवमीच्या दिवशी 1969 साली भारतीय शिक्षण पद्धतीचे राष्ट्रीय पुनरुत्थान करण्याच्या उद्देशाने झाली। भारताच्या एकात्म जीवनदृष्टीवर आधारित आणि देशाच्या सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनुभूतीतून निर्माण झालेली राष्ट्राच्या संपूर्ण विकासावर आधारित राष्ट्रीय शिक्षण नीती, पाठ्यचर्चा, व्यवस्था आणि शिक्षण पद्धतीचा विकास करणे हेच भारतीय शिक्षण मंडळाचे ध्येय आहे। भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्स्थापना आणि प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करणे याच उद्देशाने मंडळ काम करते। अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन आणि संघटन या 5 आयामांच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या भारतीयीकरणाचे कार्य सुरू आहे। तसेच शालेय प्रकल्प, महिला प्रकल्प आणि गुरुकुल प्रकल्प या प्रकल्पांद्वारे गुणवत्ता सुधार आयोजन, परिवार बने पाठशाला आणि गुरुकुल शिक्षण पद्धतीची पुनःप्रतिष्ठा यावरही कार्य चालू आहे। याशिवाय शिक्षण क्षेत्रात भारत केंद्रित पाठ्यसामग्री तयार करणे, पुनरुत्थान करण्यासाठी संशोधन करणे आणि युवा आयाम अंतर्गत तरुण बौद्धिक योद्धा तयार करणे यासाठी सुद्धा भारतीय शिक्षण मंडळ कटिबद्ध आहे। मला आपणा सर्वांना सांगायला अतिशय आनंद होतो आहे की भारतीय शिक्षण मंडळाचे कार्य हे मंडल पद्धतीवर आधारित असते। मार्च मध्यानंतरच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये नाशिक शहर कार्यकारिणीने अनेक संस्था चालकांशी ऑनलाईन संपर्क साधून डिजिटल शिक्षक मंडळाची संकल्पना त्यांना सांगितली आणि त्यातूनच सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीने अतिशय उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत त्यांच्या संस्थेत एकूण 20 डिजिटल मंडळांची स्थापना केली आणि आजपासून ती कार्यान्वित होत आहे। त्यासाठी CHME सरकार्यवाह डॉक्टर दिलीप बेलगावकर सर आणि संस्थेचे सचिव श्रीयुत हेमंत देशपांडे सर यांचे विशेष आभार मानते। आज या 20 डिजिटल मंडळांचे उद्घाटन माननीय शंकरानंदजी यांनी करावे अशी त्यांना विनंती करते। तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार कसे झाले आणि ते तयार करण्यामागची काय उद्दिष्टे होती यावर माननीय श्री महेशजी दाबक सर प्रकाश टाकते। पुनश्च सर्व उपस्थितांचे स्वागत करते आणि विरामते। नमस्कार। नमस्कार। आज शिक्षक दिन आहे, त्यामुळे शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने सर्व शिक्षकांना माझा नमस्कार, अभिनंदन, शुभेच्छा। आज माननीय राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस म्हणून आपण हा दिवस साजरा करतो। तसाच एका खूप महान शिक्षण क्षेत्रातल्या महान व्यक्तीचाही खरं तर हा आजचा जन्मदिवस आहे। आपण त्यांना खरं विस्मृती असं म्हणता येणार नाही, पण त्यांची आठवण ठेवण्याची फार गरज आहे। जयंत पांडुरंग नाईक, JP नाईक म्हणून शिक्षण क्षेत्रातलं एक उत्तम व्यक्तिमत्व, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनची ज्यांनी स्थापना केली, युनेस्कोच्या 200 शिक्षण तज्ञांच्या यादीमध्ये भारतातले फक्त 3 नावं होती, त्याच्यापैकी महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर आणि JP नाईक। अशा जयंत पांडुरंग नाईक, JP नाईकांचा पण आज जन्मदिवस आहे, त्यामुळे त्यांच्या स्मृतीलाही अभिवादन। आणखीन त्यांनी जे महान कार्य केलंय, म्हणजे खरं तर कोठारी आयोगाचा जो सगळा लिखाण जे केलंय ते JP नाईकांनी केलंय आणि JP नाईकांच्या वेळच्या सगळ्या आठवणी आपण अंगणवाडी संकल्पना आणि गोष्टीच्या बाबतीत प्राथमिक शिक्षणचं मोठं काम केलंय त्याचाही उल्लेख करतो आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करतो। खरं तर आज आपण कोरोना महामारी त्या निमित्ताने होणारी सगळी औद्योगिक आपल्या क्षेत्रातली हेल्थ संदर्भातल्या काही गोष्टी असतील, बेरोजगारी असेल, आर्थिक GDP असेल, अशा सगळ्या प्रकारची निगेटिव्ह भावना, एकंदर बातम्या आणि याचा बळीवार करतो। भारतीय शिक्षण मंडळाने या सगळ्या लॉकडाऊन या शब्दाला आम्ही घरवास असा शब्द दिला, कारण आम्ही हे काही लॉकडाऊन सरकारने सांगितलंय म्हणून नाही, तर एकंदर समाजाच्या सुरक्षेसाठी म्हणून
हे स्वतःहून पत्करलेला आहे. त्यामुळे त्याचं नाव घरवास असं आपण शिक्षण मंडळाने म्हटलंय. या करवासाच्या निमित्ताने एकंदर सगळं वातावरण असं असताना दोन मोठ्या घटना घडल्या. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे तरी मुद्दाहून त्याचा उल्लेख करतो, कारण त्याचा या सगळ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी फार संबंध आहे. एक म्हणजे 5 ऑगस्टला माननीय पंतप्रधानांनी अयोध्या येथे राम मंदिराचे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम केला. त्याचं मंदिर होणार आणि त्या निमित्ताने आपण त्याच्याकडे धार्मिक भावना आणि बाकी पूजा अर्चा असं न बघता मला असं वाटतं की या निमित्ताने एक जे रामराज्य येऊ घातलंय त्या रामराज्याची उभारणीचा दिवस होता असं मला वाटतं. आणि त्याची आपण थोडंसं आधी गेलो तर 29 जुलैला कॅबिनेटनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली. आणि जर रामराज्य यायचं असेल तर त्याची सुरुवात नक्कीच शिक्षणापासूनच होणार. त्यामुळे हा 29 जुलै आणि 5 ऑगस्ट हा योगायोग असेल असं मला वाटत नाही, तर ठरवून केलेलं काम असणार आहे. त्यामुळे याचा उल्लेख करतो आणि या दोन महत्वाच्या घटना या सगळ्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घडल्या आहेत, त्याचं आपण स्मरण मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह गोष्ट म्हणून घेतली पाहिजे. आणि त्याचा पूर्णपणे एक पुढची कशा सगळ्या गोष्टी घडणार आहेत त्या आपण त्याच्याकडे बघू आणि आपण त्याचे भाग आहोत म्हणून मी मुद्दाम उल्लेख केला. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी असं आपण त्याला म्हणतोय. बरेच जण चुकून त्याला न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणतात. तर हा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असं म्हटलं गेलं पाहिजे. NEP 2020 सारखं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नव्हे तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. असं का? तर फक्त नावाचं नाही तर त्यांनी दृष्टी परिवर्तनाचा पण एक मोठा परिणाम असतो, म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. आणि त्या निमित्ताने दुसरा एक परिणाम जो आपल्याला जाणवतोय तो असा आहे की त्या एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये पण त्यांनी उद्धृत केलंय आणि आज केंद्र शासनाने पण त्याला मान्यता दिली आहे, ज्याला MHRD असं जे नाव होतं, सॉरी HRD म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेव्हलपमेंट असं जे नाव होतं ते नाव बदलून आपण आता मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन असं केलं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय नव्हे, हे शिक्षा मंत्रालय. मानव संसाधन ही एक मॅनेजमेंट मधली बाजारू शब्दावली आहे आणि आपण जेव्हा एज्युकेशन म्हणतो त्याला एक परिपूर्ण सर्वांगीण व्यवस्था म्हणजे शिक्षण. म्हणून या दोन महत्वाच्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि मुख्य म्हणजे दुसरा भाग जो म्हटला त्याच्यामध्ये तो म्हणजे ह्युमन रिसोर्सच्या शिक्षा मंत्रालय. या सगळ्या NEP 2020च्या आधी एकंदर काय घडलं थोडस आपण त्याचा एक आढावा घेऊ. या सगळ्या शिक्षण पद्धती करता खर तर 1948-49 मध्ये पहिल्यांदा युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन एक नेमण्यात आलं. सुरुवात झाली ती शिक्षणापासून आणि त्यावेळेला युनिव्हर्सिटीची व्यवस्था कशी असावी त्या निमित्ताने काही एक एज्युकेशन कमिशन नेमण्यात आलं आणि त्यांनी सुरुवात काम केलं. 1952-53 मध्ये सेकंडरी एज्युकेशन कमिशन असं स्थापण्यात आलं आणि त्यांनी सेकंडरी एज्युकेशन मध्ये काय असावं या निमित्ताने सुरुवात झाली. पण खरं काम 1964 साली खरं तर सिद्धेश्वर प्रसाद कर्नाटक मधले खासदार आहेत, त्यांनी संसदेत हा विषय केला की इतकी वर्ष झाली आपण शिक्षणाचं एक धोरण म्हणून काही ठरवलं नाही आणि त्या निमित्ताने तो विषय त्यांनी उभा केला, संसदेत मांडला आणि त्याच्यानंतर कोठारी आयोगाची 17 मेंबरची UGCचे चेअरमन तत्कालीन जे DS कोठारी होते, नामवंत शिक्षण तज्ञ, त्यांच्या चेअरमनशिप खाली ही कमिटी नेमण्यात आली आणि त्या कमिटीने पहिली एज्युकेशन पॉलिसी 1968 साली प्रसिद्ध केली. त्याच्यानंतर 21 वर्षांनी म्हणजे साधारणपणे 1968 हे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या नंतर 21 वर्षानंतर पहिली पॉलिसी आली. आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. शिक्षणाकरता एक पॉलिसी असावी असं वाटायला 21 वर्ष जावी लागली. त्यानंतर 1986 साली दुसरी एज्युकेशन पॉलिसी आली आणि त्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या मध्ये पुन्हा एकदा 1986 आणि 1992 मध्ये त्याचं रिव्हिजन केलं गेलं. त्याच्या डिटेल्स मध्ये मी फार जात नाही, परंतु त्या सगळ्या कमिटीच्या संदर्भातला जे कमिशन आलं आणि त्या 1992 मध्ये पुन्हा एकदा पॉलिसी आली आणि त्याच्यानंतर 34 वर्षानंतर 1986 नंतर 34 वर्षानंतर 29 जुलै 2020 ला हे तिसरं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलं. खरं तर 34 वर्षानंतर नाहीये,
हे पुढच्या याच्यात मी तुम्हाला सांगतो का का नाही येते, परंतु हे इथपर्यंत हा शैक्षणिक धोरणाचा प्रवास आहे. म्हणजे 1948-49 ते 2020 त्याची पूर्वतयारी कशी झाली या सगळ्या याचा थोडीशी माहिती सांगतो. ही माहिती जी आम्हाला मिळाली ही प्रत्यक्ष शिक्षण धोरण समितीमध्ये डॉक्टर कस्तुरीरंगन कमिटी जी होती त्या कमिटीमध्ये असलेले माननीय M.K. श्रीधरजी यांच्याबरोबर प्रत्यक्ष मुलाखतीमधून आम्हाला ही माहिती मिळाली आणि ती मुलाखत माननीय शंकरांची यांच्यामुळेच आम्हाला शक्य झाली. त्यांच्यावर आम्ही प्रत्यक्ष तास बोललो आणि त्याच्यातून आम्हाला ही माहिती मिळाली. खरं तर जानेवारी 2015 मध्ये स्मृती इराणी या तत्कालीन MHRD त्यावेळेस मिनिस्टर त्याच्या मंत्री होत्या. जानेवारी 2015 मध्ये सगळ्या त्यावरती सूचना मागवल्या गेल्या. ऑक्टोबर 2015 पर्यंत साधारणपणे 35,000 सूचना त्यावेळेला आल्या. ऑक्टोबर 2015 मध्येच त्यावेळेला तत्कालीन जे शैक्षणिक एज्युकेशन सेक्रेटरी होते TSR सुब्रमण्यम शिक्षण सचिव आणि त्यांच्याबरोबर एकंदर 4 जण अशांची एक समिती नेमण्यात आली. त्या समितीमध्ये फक्त NCERTचे डायरेक्टर डॉक्टर JS राजपूत हे एकमेव शैक्षणिक क्षेत्रातले होते. बाकीचे 4 जण हे ब्युरोक्रॅट्स होते. आणि त्या कमिटीला ज्यांनी काम करण्यात आलं त्या कमिटीने साधारणपणे मे 2016 मध्ये त्यांचा रिपोर्ट केला. तो साधारणपणे 280 पानाचा रिपोर्ट आहे आणि त्या 280 पानामध्ये फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन अशा स्वरूपातलं त्यांनी तो थेट डिक्लेरेशन केला. परंतु त्या सगळ्या कमिटीचा जो काही रिपोर्ट होता तो रेकमेंडेशन स्वरूपाचा तो बघितला आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की 4 ब्युरोक्रॅट्स आणि एकच शिक्षण तज्ञ, त्यामुळे त्याच्यावर पुन्हा एकदा सरकारने असा निर्णय घेतला. तोपर्यंत 2 जून 2017 मध्ये माननीय प्रकाश जावडेकर हे मंत्री झाले होते आणि त्यांनी मात्र असा निर्णय घेतला की ह्याच्यासाठी नवीन एक समिती असली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सगळे शिक्षण तज्ञ असले पाहिजेत. आणि म्हणून डॉक्टर कस्तुरीरंगन विद्वान वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. एकंदर 8 जण त्या समितीमध्ये होते. मी मगाशी ज्यांचा उल्लेख केला ते डॉक्टर श्रीधर, SNDT महाविद्यालय आपलं युनिव्हर्सिटी आहे त्या युनिव्हर्सिटीच्या माजी कुलगुरू वसुधा कामत, JNU मधले प्राध्यापक मजर शरीफ, रामशंकर कुरुल, कृष्णमोहन त्रिपाठी, प्रोफेसर कट्टीमनी आणि एक खूप मोठं नाव म्हणजे डॉक्टर मंजुल भार्गव जे प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी मधून खास या कामासाठी भारतामध्ये सॅबॅटिकल लीव्ह घेऊन आले होते. आणि आम्हाला जी माहिती मिळाली त्याप्रमाणे डॉक्टर मंजुल भार्गव ही खूप मोठी आंतरराष्ट्रीय आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु या व्यक्तींनी भारताच्या या सगळ्या प्रवासामधला या सगळ्या कुठल्याही याचा 1 पैसाही चार्ज केलेला नाही कमिटीमध्ये काम करताना. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती पूर्णपणे डेडिकेशनने काम करत असते अशी व्यक्ती बाहेर आहे, ती भारताच्या शैक्षणिक धोरणासाठी म्हणून भारतावरील प्रेमासाठी आले आणि त्यांनी या सगळ्या प्रोसेसमध्ये भाग घेतला. डिसेंबर 2017 मे 2018 अशी एक एक्सटेन्शन या समितीला मिळत गेली. काय कामाचा आवाका खूप मोठा होता आणि एकंदर सुरुवात कशी करायची आणि हे खूप मूलभूत काम असल्यामुळे त्यांनी त्याच्यामध्ये खूप वेळ देऊन काम केलं. प्रत्यक्ष माननीय पंतप्रधानांनी सुद्धा या टीमला 3 वेळा दीर्घ अशा प्रदीर्घ बैठका घेतल्या आणि त्यांचं काय कामकाज चाललंय, त्यांना मिळणारा सपोर्ट आहे की नाही व्यवस्थित याची सगळी माहिती घेतली. म्हणजे सरकार लेव्हलवरती ह्यांना किती सपोर्ट होता हेही लक्षात आलं. कुठेही पॉलिटिकल ब्युरोक्रॅटिक इंटरफिअरन्स या कमिटीमध्ये नव्हता हेही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. आणि 15 डिसेंबर 2018 या समितीचं काम संपलं आणि 31 मे 2019 484 पानं असलेला एक मोठा रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन मध्ये यांनी प्रसिद्ध केला डॉक्टर कस्तुरीरंगन समितीने. म्हणजे एकंदर सुरुवात जी झाली आपण म्हटलं जानेवारी 2015 पासून तर आतापर्यंत म्हणजे जी पॉलिसी आपली डिक्लेअर झाली तोपर्यंत एकंदर 5 वर्ष 6 महिने 66 महिने 1980 दिवस आणि 47,225 तास या विषयावरती काम चालू होतं. मी एवढ्या करता उल्लेख केला की शैक्षणिक धोरणाला किती सिरियसली या सगळ्या गव्हर्नमेंटने घेतलं आणि त्याच्यावरती काम करण्यासाठी प्रयत्न केले. 29 जुलै 2020च्या पूर्वी जेव्हा हे पब्लिक डोमेन मध्ये टाकलं त्याच्यानंतर त्याच्यावरती सूचना मागायला गेल्या. संपूर्ण जनतेने ह्याच्यावर करावं ह्याच्यासाठी त्यांनी कन्सल्टेशन वर्क सुरू केलं या समितीने.
त्याच्यामध्ये 1,10,623 ग्रामपंचायतींपर्यंत ते पोहोचले. तिथे चर्चा होली, ग्रामपंचायतींमध्ये चर्चा झाली. 3250 ब्लॉक्स, 962 अर्बन लोकल बॉडीज, 406 जिल्हे, 29 राज्य आणि युनियन टेरिटरीज. म्हणजे शैक्षणिक पॉलिसी तयार करण्यासाठी खालपासून वरपर्यंत पूर्ण यंत्रणा ही काय काम करत होती ती आपल्या लक्षात येईल. मी मगाचपासून जो उल्लेख केला की किती सिरियस गव्हर्नमेंट आहे या सगळ्या प्रकाराबद्दल, म्हणजे पब्लिक डॉक्युमेंट टाकल्यानंतर एवढ्या समूहापर्यंत म्हणजे आपण कल्पना करू शकता की किती कोटी लोकांपर्यंत हे सगळं पोहोचलं असेल. त्यानंतर अनेक सूचना आल्या, म्हणजे 1,40,682 आणि सगळ्या आधीच्या ऑनलाईन आलेल्या 35,000, अशा म्हणून 1,80,000 सूचना त्या कमिटीला प्राप्त झाल्या. हे खूप मोठं काम होतं. त्या सूचनांचे डिटेल्स जर ऐकली तर 56,893 पानी सूचना आल्या होत्या. त्यामुळे हे कामही खूप मोठं होतं आणि याचं अनालिसिस करायचं काम अवघड होतं. त्यातही त्यांनी खूप प्रकारे अवघड असं काम, मी त्याच्या डिटेलमध्ये फार जात नाही, ती खूप आवश्यक आणि महत्वाची बातमी आहे. पण त्याच्यामध्ये ऑक्टोबर 2019 मध्ये सगळ्या सजेशन्स आल्यानंतर त्यांनी तो सपोर्ट रिपोर्ट केला आणि त्या निमित्ताने त्यांनी तो रिपोर्ट 2020 मध्ये आला. मी हे मुद्दाम थोडासा वेळ घेऊन सांगितलं कारण बऱ्याच वेळेला आपण ती पॉलिसी आणि त्याच्यानंतरची माहिती घेतो, पण त्याच्या पाठीमागे किती लोकांनी किती काम केलंय आणि समाजापर्यंत किती ठिकाणी पोहोचलं होतं. म्हणजे नुसतं असं नाही की त्या कमिटीला सांगितलं आणि त्या कमिटीने रिपोर्ट सबमिट केला असं झालं नाहीये, तर त्याच्यावरती जनतेचा सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणावरती होता, हे फार महत्वाचं आहे. तर हे जे शैक्षणिक धोरण आहे त्याच्यात मधला आपण असं म्हटलं की त्याचे एकंदर 4 भाग आहेत. म्हणजे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, महत्वाचे काही विषय की ज्याच्यामध्ये अडल्ट एज्युकेशन असेल, प्रोफेशनल एज्युकेशन असेल, यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी सारखा विषय असेल, आणि शेवटचा येतो अंमलबजावणीचा. जे पहिल्या शालेय शिक्षणामध्ये 62 पानांपैकी 27 पानं त्याच्यावरती दिली आहेत. शालेय शिक्षणावरती हा जोर आहे असं लक्षात येईल. त्याच्यात 8 उपविभाग आहेत. पुन्हा उच्च शिक्षणावरती 17 पानं आहेत आणि मात्र 11 उपविभाग आहेत. की एरियाज ऑफ फोकस असं ज्याला त्यांनी जी म्हटलंय, त्याच्यात 5 उपविभाग आहेत आणि 9 पानं त्याच्यावरती आहेत. आणि शेवटचा जो मेकिंग इट हॅपन, अंमलबजावणी किंवा इम्प्लिमेंटेशन त्याला म्हणता येईल, त्याचे 3 उपभाग आहेत आणि त्याच्यात 4 पानं आहेत. त्याच्यामध्ये एक विशेष उल्लेख मला त्याच्यात करायचा आहे आणि मी मगाशी ज्याचा उल्लेख 34 वर्षानंतर नाही असं म्हटलं त्याचं कारण सांगतो. इंट्रोडक्शन मधला पॅराग्राफ जो 8वा आहे त्याच्यात एक ओळ आहे, द रिच हेरिटेज ऑफ एन्शियंट अँड एटर्नल इंडियन नॉलेज अँड थॉट प्रोसेस बीन अ गायडिंग लाईट फॉर दिस पॉलिसी. पूर्ण परिच्छेद हा इंडियन नॉलेज सिस्टीम आणि कल्चरल हेरिटेज वरती अवलंबून आहे. त्याचा सगळा उल्लेख आहे. चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, नागार्जुन अशा सगळ्या महान व्यक्तींचा त्याच्यात उल्लेख आहे. आणि मी म्हटलं तसं की ही पॉलिसीचा नुसताच ही अशी आमच्याच 5,000 वर्षापूर्वीच्या भूतकाळात रमणारी नाहीये, तर याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी आणि बाकीचाही उल्लेख आहे की जो शेवटच्या परिषदेत आपण बघाल टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात आहे की ज्याच्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पण आहे, बाकीच्या व्हर्च्युअल रियालिटी सारख्या गोष्टी आहेत, सारख्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे पाठीमागचा भविष्याचा संबंध म्हणजे भविष्याचा वेध आणि भूतकाळाचा मागोवा असं ही युगानुकूल अशी शिक्षण नीती केलेली आहे. त्यामुळे मी असं म्हणेन की ही जी पॉलिसी आहे ही 34 वर्षांनंतर नाही, 185 वर्षानंतर आलेली आहे. कुठून आली 185 वर्ष? 185 वर्ष म्हणजे मेकॉलनी जे 1835 साली जी शैक्षणिक धोरण इंग्रजांनी ठरवलेलं भारतावर लादण्याचं ते जे आणलं होतं त्या धोरणाचं पूर्णपणे, म्हणजे आज आपण असं म्हणू की ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणनी मेकॉलॉजीचं भूत वर्षानुवर्ष आपल्या डोक्यावर बसलंय, ते भूत आता गाडायचं ठरवलंय आणि ते गाडायची प्रोसेस सुरू झाली आहे. म्हणून मी आता म्हटलं की याचा सगळ्याचा मुद्दा म्हणून उल्लेख केला. काही ठळक त्याच्यातल्या स्टेप्स आपण बघूया. 2030 आणि 2040 असे त्यांनी काही ठळक टप्पे असे दिलेले आहेत. 2030 चा उल्लेख त्याच्यामध्ये जागोजागी आपल्याला आढळतो आणि त्याचा रेफरन्स जो आहे तो आपण पॉलिसी सगळ्यांनी वाचलीच आहे. त्याच्यामुळे SDG 4 असा एक उल्लेख आहे. SDG सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आणि 4 म्हणजे युनायटेड नेशन्सनी 2000 साली मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स काही ठरवले होते. 193 राष्ट्रांची जी प्रमुख बॉडी आहे युनायटेड नेशन्स, त्यांनी असं ठरवलं आणि त्याच्यामध्ये काही मिलियन डेव्हलपमेंट्स होते. त्याच्यामध्ये पुन्हा 2015 साली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स अशी 17 गोल्स विश्व कल्याणाकरता त्यांनी ठरवली आणि त्याच्यातला चौथा जो गोल आहे
तो आहे क्वालिटी एज्युकेशन. त्यामुळे SDG 4 हा जो जागोजागी उल्लेख आहे तो त्या युनायटेड नेशनच्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स या संदर्भातला आहे तो. आणि 2015ला सुरू झालेला जो आहे त्याच्यात आता आपण 2021 पासून ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट होईल. काही ठिकाणी हे सुरूही झालंय, पण पहिला टप्पा जो त्यांनी म्हटलाय तो 2030चा आहे. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघितलं असेल तर 2030 पर्यंत या गोष्टींची इम्प्लिमेंटेशन पूर्ण होईल आणि कार्यवाही सुरू होईल असं त्यांनी म्हटलंय. कारण काही गोष्टी या फायनान्शियल पण आहेत. आणि 2040चा उल्लेख आहे, त्यालाही काही लॉजिक आहे. यावर्षी जी मुलं जन्माला येतील, जी बालक असतील, ती 2040 मध्ये ह्या पूर्ण पॉलिसीमध्ये 20 वर्ष पूर्ण करून त्यांनी ही पॉलिसीचा पूर्ण अनुभव घेतला असेल. त्यामुळे खऱ्या अर्थी 2040 साली तसं म्हटलं तर या पॉलिसीमध्ये इम्प्लिमेंटेशन पुढच्या वर्षी सुरू झालं तर यावर्षी जन्म झालेले पूर्ण विद्यार्थी हे सगळे 2040 साली ती पॉलिसी पूर्णपणे त्यांनी अनुभव घेतला असेल. म्हणून हे दोन महत्वाचे टप्पे त्याच्यात त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की ह्याच्यामध्ये आज शिक्षक दिन आहे, या पॉलिसीच्या निमित्ताने माननीय शंकरांजी त्या निमित्ताने मांडणार आहेत. परंतु त्याच्यातलं एक वाक्य मी उल्लेख करतो. द टीचर मस्ट बी ॲट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एज्युकेशन सिस्टीम असं त्याच्यातलं वाक्य आहे. आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसी मस्ट बी एस्टॅब्लिश टीचर्स ॲट ऑल लेवल्स. आपण शिक्षकांची प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करणं ह्या शैक्षणिक धोरणाचा एक मोठा भाग आहे. एक शेवटचं वाक्य मी सांगतो आणि थांबणार आहे. कारण या सगळ्या पॉलिसीवरती अनेक ह्याच्यावरती पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सगळी चर्चा आपण ऐकतोय. परंतु या सरकारचे म्हणा किंवा एकंदर याचे क्रिटिक आहेत, प्रताप भानू मेहता आपल्याला माहिती आहेत या संबंध याच्यात. त्यांचं एक वाक्य सांगतो म्हणजे या एज्युकेशन पॉलिसीला किती महत्व आहे हे आपल्या लक्षात येईल. मी असं म्हटलंय की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी for the most part provides a forward looking framework for transforming Indian education. If the government does little else but implement most of the recommendations on the school curriculum or school education and empower India's school children, the future belongs to India. म्हणजे फक्त शैक्षणिक शालेय शिक्षणावरती जर इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थित झालं तर भारताकडे पूर्णपणे सुपर पॉवर म्हणा, आपण विश्वगुरू म्हणतो, आपण त्याला विश्वगुरू होण्याची एक प्रक्रिया या निमित्ताने सुरू होतीये असं मला वाटतं. मला असं वाटतं ह्यापर्यंत मी थांबतो. कारण एज्युकेशन पॉलिसीला मी आज हात घेतला नाही, कारण आपण बऱ्याच जणांनी प्रत्यक्ष पेपरमध्ये अनेक वेबिनारमध्ये ही माहिती मला असं वाटलं की ही माहिती आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचवावी म्हणून या संदर्भात मी आज मुद्दामून बोललो. धन्यवाद. हा पुढचा आपण कार्यक्रम कंटिन्यू ठेवू. धन्यवाद दाभक सर. आत्ताच आपण भारतीय शिक्षण मंडळाचे संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेशजी दाभक यांचे विचार ऐकले. भोसला संकुलामध्ये मध्यवर्ती हिंदू सैनिकी शिक्षण संस्थेच्या सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये भारतीय शिक्षण मंडळ आणि भोसला यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे डिजिटल मंडळ स्थापन झाल्यात आलेले आहे, हे मंडळाचं उद्घाटनही आजच्या दिनाचं औचित्य धरून आहे. तर शंकरानंद आहेत, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या डिजिटल मंडळांचे उद्घाटन झाल्याचे औपचारिकरित्या जाहीर करावे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षकांची भूमिका याबद्दल आपले विचार व्यक्त करावे. मैं अब भारतीय शिक्षण मंडल के श्री शंकरानंद जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मध्यवर्ती हिंदू सैनिकी शिक्षण मंडल में स्थापित भारतीय शिक्षण मंडल के प्रयास से स्थापित 20 डिजिटल मंडलों का औपचारिक उद्घाटन हुआ ऐसी घोषित करे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों का दायित्व इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें. स्वागत है श्री शंकरानंद जी. सर्वांना माझा नमस्कार. मी मराठीमध्ये भाषण करू शकत नाही, पण बेळगावीमध्ये मी होतो त्याच्यासाठी थोडा मराठी बोलू शकतो. त्याच्यासाठी पहिला वाक्य मी मराठीमध्ये सर्वांना नमस्कार करतो आणि हिंदीमध्ये माझा विषय प्रारंभ करतो. मी मराठीमध्ये भाषण करू शकत नाही ह्यासाठी सर्वांचा क्षमा
प्रार्थी करतो आणि विनंती करतो की मला अनुमती तुम्ही द्यावे हिंदीमध्ये बोलण्यासाठी. अनुमति आहे. जैसे आयोजक ने कहा कि 20 मंडल इस संस्थान में शुरू हुआ है, ये तो बहुत आनंददायक विषय है. वो सुनने के लिए ही ये समाचार बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि मंडल एक भारतीय शिक्षण मंडल का एक अनोखा कार्य पद्धति है, जिसके कारण संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, उनका विकास होता है. मंडल से ही दृष्टि प्राप्ति होती है, नई दृष्टि. इसके बारे में आगे हम देखेंगे. 20 मंडल इस संस्थान में प्रारंभ हो चुका है, ऐसा मैं घोषणा कर रहा हूं. इसलिए मैं इस संस्थान के बारे में भी मैं बहुत गर्व का महसूस कर रहा हूं. आप सभी बधाई के पात्र हो, ये भी मैं कहने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है. आज कई सारे विषयों का समावेश है. योगायोग है, शिक्षक दिन है, राधा कृष्णन जी का जन्मदिन के निमित्त हम शिक्षक दिन ऐसे देश भर में मनाते हैं. और संकष्ट चतुर्थी भी है. ये दोनों योगा योग है. इस दोनों को मैं जोड़ देता हूं. और 2 है. 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाशित हुई और अगस्त 5 को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन, इसका भी प्रारंभ हुआ. ये दोनों भी अनोखा है. ऐसे आज का ये 2 जो योगा योग से समावेश है, इसका अर्थ भी बहुत अनमोल है. राधा कृष्णन जी का स्मरण भी करना चाहिए और शिक्षक का दिन के रूप में इसको हम मनाते हैं. और विघ्न निवारक विनायक जी का चतुर्थी भी है, संकष्टहर चतुर्थी. इसलिए मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशित होना और भव्य मंदिर के लिए निर्माण के लिए भूमि पूजन होना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये दोनों प्रतीक मात्र हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ जो शिक्षा के कारण समाज जीवन में जो परिवर्तन हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो शिक्षकों के माध्यम से ही हो सकता है, इसका एक लक्षण है. और संकष्टहर चतुर्थी है, यानी जो समाज परिवर्तन की अपेक्षा हम कर रहे हैं, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, राम जी के लिए जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, इसका अर्थ ही है समाज जीवन में हर हृदय में रामत्व का प्रवेश होना चाहिए. मन वचन कर्म में रामत्व प्रकट होना, यही शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन है. ये श्रेष्ठ शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और रामत्व का मन वचन कर्म में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होना, दोनों समान हैं.
और इस मार्ग में हम चलने के लिए, इस मार्ग में हम गति से चलने के लिए जो भी चुनौतियां आती है, संकट निर्माण हो सकता है, उन सभी संकटों का निवारण इस शिक्षक दिन के संदर्भ में विनायक को, गणेश जी को व्यक्तित्व में आवाहन करते हुए स्वयं विनायक बनकर इन सभी चुनौतियों को निवारण करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करते हुए रामत्व का प्रकटीकरण प्रत्येक व्यक्ति के मन वचन कर्म में होना चाहिए, इस लक्ष्य का प्राप्त होने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण ऐसा मैं सोचता हूं। वो भी, ये भी मिलिट्री स्कूल में हो रहा है, छात्र तेज का संकेत है, ये भी एक योगा योग है ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं बहुत बहुत आनंदित हूं और इसके लिए, इस अवसर प्राप्त कराने के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये शिक्षकों के माध्यम से ही परिणाम कारक रूप से ये लागू हो सकता है। इसीलिए, और शिक्षा के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। देश में बहुत सारी समस्याएं हम झेल रहे हैं, अभी नहीं, बहुत सारे वर्षों से झेल रहे हैं। छोटी छोटी समस्या भी खड़े होकर पहाड़ के रूप में, राक्षस के रूप में खड़े होकर हमारे सामने चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। इसको झेलने में हम बहुत प्रयास करते आ रहे हैं। इसीलिए समाज जीवन में क्षरण आता हुआ भी हम देख रहे हैं। एक एक समस्या का समाधान ढूंढने हम प्रयास करेंगे तो ऐसे 100 जन्म हमको प्रयास करना पड़ेगा। एक एक समस्या को अलग अलग से, पृथक पृथक दृष्टि से यदि हम प्रयास करेंगे तो हमको 100 जन्म प्रयास करने के बाद भी समाज जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक ही प्रयास से पूरा के पूरा सभी समस्याओं का हल किससे हो सकता है? ये शिक्षा क्षेत्र से परिवर्तन लाने से समाज जीवन के हर क्षेत्र में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक संजीवनी है। समाज जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाना ये एक संजीवनी है। सब रोगों के लिए, सब बीमारियों के लिए एक ही औषध है। पुराने दिनों में जब ऐसे 30-40 वर्ष पहले जब हम डॉक्टरों के पास जाते थे, वो ग्लास के जार में अलग अलग रंग के लिक्विड औषधि वो रखते थे। जो भी बीमारी बताया जाए तो एक ही दवाई वो देते थे। हमको लगता था, और हम अलग अलग बीमारी बोलने के बाद भी एक ही दवाई ये दे रहे हैं, विश्वास नहीं होता था, लेकिन बीमारी ठीक हो जाती थी। ऐसे देश के समाज जीवन के सभी बीमारियों के लिए एक ही औषधि है, वो है शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाना। अभी तक वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो नौकरों को निर्माण करने वाली शिक्षा थी। ये बाजार केंद्रित शिक्षा थी। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय को ह्यूमन
रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा नाम था। ऐसा पहले से नाम नहीं था। स्वातंत्र्य प्राप्ति के दिनों में, प्राप्ति के बाद इस मंत्रालय का नाम शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय था। बीच में ये बाजार केंद्रित चिंतन जब अपने सरकार चलाने वालों के मन में आया, तब ये MHRD नाम आया। वो शिक्षा खत्म हो गया उधर। केवल भोग और उपभोग, भोग भी नहीं, उपभोग केंद्रित चिंतन शिक्षा में जब आया, तब क्षरण प्रारंभ हो गया। शिक्षा क्षेत्र में जब क्षरण प्रारंभ होता है, तब समाज में विनाश ही विनाश हो जाता है। पूरा समाज विनाश की कगार पर आकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए नाम परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। कौन से शब्दों का उपयोग हम करते हैं, वो भी दिशा दर्शन करता है। इसीलिए इस शिक्षा नीति में MHRD ऐसा नाम परिवर्तन करते हुए शिक्षा मंत्रालय ऐसा नाम आया है। शिक्षा संस्कृति मंत्रालय ऐसा नाम आना चाहिए था, लेकिन आधा हो गया है। अपने दबाव के कारण आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए जो भी आवश्यक हैं, वो सभी विचार, सभी गतिविधियों के बारे में इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित किया गया है। इसीलिए ये एक दिशा परिवर्तन करने वाली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति को हम गंभीरता से यथावत उसी भाव को लेकर क्रियान्वयन हम करेंगे, तो आने वाले 10 वर्षों में निश्चित रूप से समाज जीवन में एक अभूतपूर्व हम परिवर्तन देख सकते हैं। ज्यादा समय नहीं, 10 वर्षों में ये परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और 10 वर्ष में, यानी एक पीढ़ी पलने तक ये पूरा विकसित हुआ स्थिति हम देख सकते हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति को हम सभी जो शिक्षा से जुड़े हुए हम सभी इस शिक्षा नीति को भगवत गीता के रूप में देखना चाहिए। हमारे लिए ये एक गीता है। इसीलिए हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और कई लोग गहराई से अध्ययन करते हैं, और ऐसे लोग इस देश में हैं। इस देश में सुराज्य को और शांति को और समस्याओं का समाधान होना, इसको नहीं चाहते। ऐसे भी लोग ये हैं, ऐसे लोग भी इस देश में हैं। ऐसे लोग गहराई से अध्ययन करने के बाद इसको मिस इंटरप्रेट कैसे करें, इसके बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए यहाँ बैठे हुए हम सभी विद्वानों का, शिक्षकों का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है कि इसका सही इंटरप्रिटेशन करे। इंटरप्रिटेशन सही ढंग से करने के लिए गहराई से अध्ययन करना ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन, बाद में इम्प्लीमेंटेशन में पूर्ण सहयोग करना, केवल अपन मात्र नहीं, पूरा समाज, पूरा मन से इस शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए सहयोग करें।
ऐसा एक मानसिकता का निर्माण समाज में करना, ये भी शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तीसरा है रिफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिफॉर्मेशन। जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंट होता है, बाद में रिफॉर्मेशन करने के लिए हम प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए अपने सोच में ही परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। किस विषय पर सोच में परिवर्तन लाना है? पहला है शिक्षा के बारे में परिवर्तन लाना, शिक्षा के बारे में सोच में परिवर्तन लाना। शिक्षा यानी क्या? शिक्षा ये नौकरी के लिए नहीं है, ये पेट भरने के लिए एक माध्यम नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करे। वो कौन सा लक्ष्य? वो है मुक्ति। अपन को मुक्ति की ओर ले जाना और मुक्ति प्राप्त करना, यही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। मुक्त यानी क्या? वो अज्ञान से हमको मुक्त होना है, निर्धनता से मुक्त होना है और संकुचित मानसिकता से मुक्त होना है। ऐसे जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जिन भौतिक भोग उपभोगवाद से उपजा हुआ सभी बुरी बातें हैं, इन सभी से हमको मुक्त होना है। शिक्षा के माध्यम से यह होना बहुत आवश्यक है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। मुक्त का और एक अर्थ है, मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा का उद्देश्य को प्राप्त करना यानी मुक्ति की ओर हम जाना, मुक्ति की ओर हम चल पड़ना। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका व्यावहारिक अर्थ दो हो सकते हैं। एक से एक जुड़ा हुआ विचार है। एक है गिविंग यानी देना, लेना नहीं, लेन देन, ऐसा एक जुड़वा शब्द है। इसमें हम देना छोड़ दिया, केवल लेना ही हमने कर रहे हैं। केवल लेने से जीवन मुक्ति की ओर नहीं चल पड़ता है, वो स्वार्थ की ओर हम चल पड़ते हैं, इससे विनाश हो जाता है। विकास होना चाहिए यानी जीवन का लक्ष्य प्राप्त हमको करना है, तो देना, गिविंग, इसको ही जीवन में व्यवहार में लाना है। देना है, देना है, देना है, देना है, केवल देना है। ये एक अनमोल मूल्य है। ये देने के लिए हमारे पास कुछ रहना चाहिए ना, नहीं है तो कैसे दे सकते हैं? इसीलिए दूसरा अनमोल विषय है, वो है छोड़ना यानी लीविंग, त्यागना, देना और छोड़ना, गिविंग और लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ये तब प्राप्त होता है जब हम आर्ट ऑफ लिविंग को सीखते हैं। पहला है LIVING, लिविंग, वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, वो आत्मसात होने के लिए, उसको वैसे जीने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को सीखना पड़ता है। यानी LEAVING, लिविंग यानी त्यागना, छोड़ना, आवश्यकताओं को कम कर लेना,
चाह को कम कर लेना, उससे हम आनंदित रह सकते हैं। यानी सुख प्राप्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि सुख की साधनों को स्थिर रखते हुए मन में जो सुख की लालसाएं आती हैं, सुख की आकांक्षाएं आती हैं, उन आकांक्षाओं को कम करते जाना, सुख की साधनाओं को स्थिर रखना, उनको उसमें बढ़ावा नहीं देना। यानी सुख इज इक्वल टू सुख का साधन डिवाइडेड बाय सुख की लालसा। ये एक समीकरण है। शिक्षा के माध्यम से हम यदि मुक्ति चाहते हैं तो इस समीकरण को जीवन में उतारना पड़ेगा। ये है संस्कार। शिक्षा और संस्कार एक जुड़वा शब्द है। संस्कार के बिना शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षा और संस्कार केवल जुड़वा शब्द नहीं है, वो समानार्थक शब्द भी है। संस्कार यानी क्या? जो चाहिए उसका विकास करना, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना। जैसे एक शिल्पकार एक पत्थर में वो आंतरिक दृष्टि से वो वहां एक मूर्ति को देखता है, वो सभी के चर्म चक्षुओं को नहीं दिखता है, और अंतश्चक्षुओं को वो शिल्पकार को दिखता है अंदर एक मूर्ति। तब वो ऐसा करता है, वो हथौड़ा लेकर उसको अनावश्यक जो भाग है, अनवांटेड जो हैं, उनको उस हथौड़ी से मार मार के उस अनवांटेड पत्थर को निकाल देता है। जो वांटेड है, जो आवश्यक है, उसको वैसे ही रहने देता है। तब सहज रूप से वो मूर्ति सामान्य लोगों को भी, यानी चर्म चक्षुओं को भी दिखना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को संस्कार बोलते हैं। यही शिक्षा है। यानी एक मनुष्य का वो व्यक्तित्व, यानी दैवत्व, मानवत्व, बाद में दैवत्व, ये सभी लोगों को, आम जनता को, प्रत्येक व्यक्ति का इस देवता का स्वरूप दिखना चाहिए। तो अनावश्यक चीजों को निकालना और आवश्यक चीजों को रखना और उसका विकास करना, ये शिक्षा है। जैसे शिल्पकार पत्थर के अंदर छिपा हुआ मूर्ति को, अनावश्यक चीजों को निकालते हुए उस मूर्ति को आम जनता को दिखने योग्य करता है, वैसे ही शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों के अंदर जो अनावश्यक बुरी बातें हैं, स्वभाव है, बुरे गुण हैं, उसको निकालते हुए सद्गुण मन वचन कर्म में प्रकट होना, ऐसा करता है, वही शिक्षक है। यानी विवेकानंद जी जो कहा है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी हिडन विदिन, hidden inside each and every individual। इसीलिए इसको कैसे करना? आज शिक्षक का दिन है। शिक्षक ये मनुष्य निर्माण का कार्य करने का दायित्व शिक्षक के कंधों पर है, शिक्षकों के कंधों पर है। शिक्षक श्रेष्ठ है तो मानवता बचती है। शिक्षक श्रेष्ठ है तो देश बचता है।
शिक्षक श्रेष्ठ है तो धर्म बचता है, शिक्षक श्रेष्ठ है तो संस्कृति बचती है, मनुष्यत्व बचता है, दैवत्व बचता है। इसीलिए शिक्षक सर्वोपरि है। इसीलिए राधा कृष्णन जी का स्मरण करना आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राधा कृष्णन जी मैसूर के महाराजा कॉलेज में 1918 में अपने 29वां आयु में, एट द एज ऑफ 29, उन्होंने वहां शिक्षक के रूप में प्रवेश प्राप्त किया। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने वहां ज्वाइन हुआ। 3 वर्ष वो काम किया, केवल 3 वर्ष, 1918 से 1921 तक, 1918 to 1921, he worked as a professor in Maharaja College of Mysore for 3 years. 3 वर्षों में इतना गहरा प्रभाव उस वहां के विद्यार्थियों के ऊपर, वहां के गांव के ऊपर, उस मैसूर के ऊपर, उस कर्नाटक के ऊपर, देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर उन्होंने इतना गहरा प्रोफाउंड इफेक्ट, उन्होंने इतना गाढ़ परिणाम करके दिखाया श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में। एक श्रेष्ठ शिक्षक 100,000 वर्ष तक अपना जीवन का परिणाम समाज के ऊपर डाल सकता है। ये राधा कृष्णन जी का जीवन का उदाहरण है। जुलाई में उन्होंने ज्वाइन किया, 18 जुलाई में, 1918 जुलाई में, फरवरी 1921 में वहां से वो कोलकाता, तब कलकत्ता कहे जाता था, अभी कोलकाता कहा जा रहा है, वहां उनका नौकरी मिली, वहां वो गए। जाते समय घोड़ा गाड़ी में वो बैठे, उनके सामान वहां रखा गया, घोड़े नहीं थे, घोड़ा नहीं था, विद्यार्थियों ने अपने कंधों पे लेकर उस घोड़ा गाड़ी को रेलवे स्टेशन तक खींच के ले गए। आंखों में आंसू बहा रहे हैं। एक छात्र के मन में भी इनको विदा देने के लिए इच्छा नहीं है। विद्यार्थी पीछे हैं और आम जनता, अभिभावक उनके पीछे हैं। एक जुलूस निकला रेलवे स्टेशन तक। क्या भाव हो सकता है, 3 वर्ष में क्या परिणाम, मन के ऊपर क्या असर उन्होंने डाला हुआ होगा। वो रेलवे कंपार्टमेंट में चढ़े और जैसे ही ट्रेन निकल पड़ा, पूरे गले में शक्ति डालते हुए सभी विद्यार्थी, वहां खड़े हुए अभिभावक जोर उच्च कंठ से घोषणा करते हैं, राधा कृष्णन जी की जय हो। सभी के आंखों में आंसू आ रहा है। वो ट्रेन चल पड़ा, वो दरवाजे पर वो खड़े हैं, राधा कृष्णन जी ऐसे हाथ जोड़कर वो खड़े हैं, उनके आंखों में भी आंसू बह रही है। ये है शिक्षक की श्रेष्ठता। 62 में, 1962 में महाराजा कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी राधा कृष्णन जी से मिलते हैं। वो 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे मिलते हैं। मिलके आपका सितंबर 5 आपका मैं बर्थडे मनाना चाहते हैं। तब राधा कृष्णन जी कहते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा स्वयं के नाम पर मैं बर्थडे मनाना नहीं चाहता हूं।
आप इसको मनाना चाहते हैं मेरे ऊपर प्रेम के कारण, तो आप शिक्षक के नाम से इसको मनाइए। ऐसा कह दिया। क्या आदर्श उन्होंने सामने रखा, खुद के नाम का उन्होंने पीछे रखा। शिक्षक का आदर, शिक्षक का सम्मान इस देश में ऊंचाई तक पहुंचे, शिखर तक पहुंचना चाहिए, इस दृष्टि से उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। ये अपने लिए आदर्श है। इसीलिए हम प्रत्येक शिक्षक का स्थान इस देश में, इस समाज में ऊंचाई तक पहुंचाना, ये पूरा देश का और समाज का कर्तव्य है। जैसे व्यास पूर्णिमा में व्यास को आदि गुरु ऐसा हम सम्मान देते हुए शिक्षकों का सम्मान करते हैं, ऐसे आधुनिक युग में भी सितंबर 5 को आदर्श शिक्षकों का स्मरण करते हुए शिक्षकों का सम्मान बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयासरत रहना चाहिए। शिक्षकों का स्थान इतना ऊंचाई तक हमको क्यों ले जाना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक सर्वोपरि है। वो शिक्षक का स्थान अनमोल है और बहुत श्रेष्ठ है। विवेकानंद जी एक भाषण में 1897 में 1897 में लाहौर के अपने भाषण में उन्होंने कहते हैं कि 84 लाख जन्म लेने के बाद, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद कुछ पुण्य किया है तो वो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लेता है, मनुष्य का जन्म मिलता है, कुछ पुण्याई है तो। और अधिक पुण्य और 2 गुना पुण्य किया है तो वो भारत में जन्म लेता है। भारत में जन्म मिलना ये आसान बात नहीं है, इसीलिए 2 गुना पुण्य करना पड़ता है। मनुष्य होने के बाद भी 2 गुना पुण्य यदि संचय करता है तो बाद में भारत में जन्म मिलता है। हम सभी भारत में जन्म लिया है, इसीलिए हम समझ लेना चाहिए हम केवल श्रेष्ठ मनुष्य मात्र नहीं है, 2 गुना पुण्य किया है, इसीलिए भारत में हमें जन्म मिला है, जन्म प्राप्त हुआ है। हम भारतीय शिक्षण मंडल में ऐसा हम सोचते हैं और पूरा देश ऐसा सोचना चाहिए, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। वह है कि 3 गुना पुण्य किए हैं इसीलिए शिक्षक बनते हैं। जो 3 गुना पुण्य किया है वो ही शिक्षक बन सकता है। हम सभी 3 गुना पुण्य किया है। शिक्षक होना ही अपने आप में एक सम्मानजनक विषय है। शिक्षक ये श्रेष्ठ कर्तव्य है, श्रेष्ठ वृत्ति है, वो ही प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। ये हम महसूस करते हैं क्या? अंदर से, अंतर्भाव से, अंतःकरण से इस शिक्षक का जो कर्तव्य है, जो वृत्ति है, ये श्रेष्ठ है, ऐसा भाव मन में अंतःकरण से निकलना चाहिए। वो बाहर से बातों से प्रकट होना मात्र नहीं, अंतःकरण से वो प्रकट होना चाहिए, वो भाव प्रकट होना चाहिए। तब हम इसको न्याय दे सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। ये इतना श्रेष्ठ क्यों है? इसीलिए ये शिक्षक का वृत्ति ये श्रेष्ठ है कि मूल्य प्रदान करने का काम शिक्षक ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। केवल शिक्षक आने वाले पीढ़ियों में मूल्य प्रदान कर सकता है।
मनुष्य निर्माण का कार्य शिक्षक कर सकता है। इसीलिए मानवता यदि निर्माण बचाना है, इसीलिए संस्कार देना है, ये केवल मनुष्य निर्माण से होता है, ये शिक्षक करता है। सद्गुणों का निर्माण करना, ये एक छात्र के अंदर उसको रोपित करना, पल्लवित करना और पुष्पित करना, यही काम शिक्षक का है। इसीलिए शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है समाज जीवन में। इसीलिए ऐसे करने के लिए शिक्षक को 3 भूमिका निभानी पड़ती है, 3 प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक को मातृत्व का आवाहन करना पड़ता है अपना व्यक्तित्व में, मातृवत प्रेम देना पड़ता है। दुनिया में माँ और बेटा ये एक ही संबंध, अत्यंत श्रेष्ठ संबंध है, संबंधों में अत्यंत श्रेष्ठ संबंध है। उसका तुलना किसी और संबंधों से हम नहीं कर सकते। इसीलिए उसका तुलना यदि करना है तो शिक्षक और छात्र, इन दोनों के बीच का संबंध माँ बेटे के समान होना चाहिए, उतना ही पवित्र होना चाहिए। तब जाकर शिक्षक छात्रों में संस्कार का अवतरण कर सकता है। वो जो मूर्ति बनने का, शिल्पकार का कार्य है वो कर पाता है। इसीलिए पहली भूमिका है मातृत्व का आवाहन। केवल आत्मीयता इससे नहीं चलता है। आत्मीयता ये तो प्रथम गुण है। दूसरा है अनुशासन भी रहना चाहिए। अनुशासन रहने से वो अनुशासन के चौखट में, नियमों के चौखट के अंदर छात्र को लाना, तब जाकर वो लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल पड़ सकता है, वो अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अनुशासन अनिवार्य है। जैसे नदी 2 किनारों के बीच बहती है तो अपना लक्ष्य समुद्र को पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसे अनुशासन के कारण ही एक छात्र अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस अनुशासन का प्रतीक है पिता। इसीलिए पितृत्व का आवाहन भी शिक्षक को करना पड़ता है। पिता का भूमिका भी उसको, शिक्षक को निभाना पड़ता है। तीसरा है आत्मीयता है, अनुशासन है, आदर्श नहीं है तो नहीं चलेगा। खुद के जीवन में स्वयं उदाहरण के रूप में खुद को प्रस्तावित करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदर्श नहीं है, केवल आत्मीयता हमने दिखाई, अनुशासन के चौखट में लाने का प्रयास किया, उन्हीं नियमों का उल्लंघन स्वयं हम करते हैं और नियमों को थोपते हैं छात्रों के ऊपर, वो अनुपालन नहीं हो सकता। इसीलिए खुद का आदर्श, स्वयं के जीवन का आदर्श भी महत्वपूर्ण है। आदर्श का प्रतीक है संत। इसीलिए संत का व्यक्तित्व भी अपने व्यक्तित्व में आवाहन करना पड़ता है। इसीलिए आदर्श, पहली आत्मीयता रहनी चाहिए, पहला आदर्श होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए और बाद में अनुशासन आना चाहिए। हम इस क्रम में यदि गलती करते हैं तो भी विषय बिगड़ जाता है, बातें बिगड़ जाती हैं। पहले अनुशासन को थोपेंगे नहीं चलेगा। पहले आत्मीयता जब रहती है तब अनुशासन का पालन होता है। आत्मीयता आदर्श के साथ ही रहना चाहिए। इसीलिए संत का व्यक्तित्व, माता का व्यक्तित्व, पिता का व्यक्तित्व,
त्रिवेणी संगम शिक्षक होना चाहिए। ऐसा जब होता है तब शिक्षक श्रेष्ठ बन सकता है, गुरु बन सकता है। इसीलिए समाज का परिवर्तन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करना चाहिए। करने की इच्छा यदि हम रखते हैं, उसके माध्यम से समाज परिवर्तन के एक उपकरण हम बनना चाहते हैं, तो हम ये त्रिवेणी संगम बनना बहुत बहुत आवश्यक है। इस त्रिवेणी संगम बनने से ही शिक्षक का स्थान को ऊंचाई तक हम पहुंचा सकते हैं। देखिए, यदि ये नहीं रहता तो क्रियान्वयन शिक्षा नीति का ढंग से नहीं हो पाता है। इतना अच्छी ये शिक्षा नीति है, इसको समझना केवल लेटर मात्र नहीं, लेटर एंड स्पिरिट, इसके पीछे का भाव को समझना। भाव को क्यों समझना? जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म श्रेष्ठ या कनिष्ठ स्वयं से नहीं होता, कर्म सभी समान है। उसके भाव को सोचते हुए, उसके भाव को लेते हैं, तो तब वो कर्म श्रेष्ठ या कनिष्ठ हो जाता है। भाव के आधार पर ही कर्म श्रेष्ठ, उच्च या नीच, श्रेष्ठ या कनिष्ठ ऐसा हो सकता है। वो भाव यदि शुद्ध नहीं रहता तब कर्म उच्च नहीं हो सकता। भाव पवित्र होना चाहिए, भाव श्रेष्ठ होना चाहिए, तब जाकर कर्म श्रेष्ठ हो सकता है। ज्ञान और कर्म दोनों का महत्व तब बढ़ जाता है जब भाव ठीक रहता है। भाव, ज्ञान और कर्म ये शिक्षा का त्रिसूत्री है, तंत्र है। ये शिक्षा का त्रिसूत्री तंत्र है, ट्रिपल टेक्नोलॉजी है एजुकेशन का। यानी हार्ट, हेड एंड हैंड, यानी भाव और ज्ञान, यानी विवेक, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ये विवेक यदि निर्माण नहीं हो सकता, वो शिक्षा नहीं कह सकते हैं। ये विवेक करने के बाद, विवेक आने के बाद सही रास्ते पे ही चलने का मानसिक दृढ़ता भी हमको निर्माण करना पड़ता है कर्म के द्वारा। इसीलिए शिक्षा का 3 प्राण है, वो है भाव, ज्ञान और कर्म। इनमें भाव और ज्ञान का महत्व भाव के कारण बढ़ जाता है। इसीलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शिक्षा नीति में जो अक्षरों में लिखा हुआ नीति है, उसके पीछे जो भाव है, इसको हम यदि समझ नहीं पाते तो क्रियान्वयन पूरा के पूरा मिस इंटरप्रेट हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, इसको इंटरप्रिटेशन ठीक होने के लिए भाव को ठीक रखना पड़ता है। सही भाव से ही सही इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अभी शिक्षा नीति में औपचारिक शिक्षा वर्तमान में पहली कक्षा से शुरू होती थी, अभी तीसरे आयु से ही शुरू होता है, जन्म से ही शुरू होता है। जन्म से अनौपचारिक शिक्षा, तीसरी आयु से औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। एनसीईआरटी के लिए कहा गया है शिक्षा नीति में 2 भागों में, वो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो करिकुलम बनाना है, उसमें जो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज का 2 भागों में करिकुलम वो निर्माण करना संकल्प
किया है, उसको काम दिया गया है एनसीईआरटी को, उसमें पहला भाग है 0 to 3 years ऑफ द एज, द्वितीय भाग है, सेकंड स्टेज है करिकुलम का, थर्ड एज ऑफ 3 years to 8 years, यानी सेकंड स्टैंडर्ड तक, यानी अनौपचारिक शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी माताओं को, पिताओं को प्रशिक्षण देना पड़ता है कि तीसरी आयु तक, यानी औपचारिक शिक्षा प्राप्त होने तक परिवार में बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए, संस्कार देने के लिए घर में कैसे एक वातावरण निर्मित होनी चाहिए, कैसा वातावरण निर्माण करना चाहिए, मन वचन कर्म में माता पिता बड़े कैसे रहना चाहिए, यानी एक अच्छा वातावरण, मंदिर का वातावरण, आलय के वातावरण, आलय मंदिर बनना चाहिए। घर को, परिवार को मंदिर बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उसका अनुपालन परिवार में तीसरे आयु तक होना चाहिए। इसको कौन मॉनिटर करे? इसके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में प्रावधान दिया गया है कि सोशल वर्कर्स एंड काउंसलर्स को ट्रेन करते हुए, उनको नियुक्ति करते हुए परिवार में ये भाव का निर्माण करना चाहिए, वातावरण का निर्मित करना चाहिए, और हर एक बच्चा वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। न्यूमरसी एंड लिटरेसी को 100% करेंगे 2030 तक, ऐसा संकल्प जो किया गया है, इसका क्रियान्वयन उसी ढंग से होना जरूरी है। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा है। दूसरी कक्षा तक परीक्षा बिल्कुल नहीं है। खेलते हुए, गीत गाते हुए, कथाएं सुनते हुए और ऐसे अनौपचारिक रूप से ही बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरसी में एक्सपर्ट करने का, गिनना आना चाहिए और भाषा शुद्धि आनी चाहिए। ये दोनों, गणित आना चाहिए और भाषा आनी चाहिए, ये दोनों को 100% इसमें लक्ष्य प्राप्त करने का बहुत बहुत बड़ा संकल्प इस नीति में किया गया है। इसका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है? यदि जान डाल के यदि हम इसको क्रियान्वयन नहीं करेंगे, इसमें जीवनोत्साह नहीं रहता, इसको अंतःकरण से, भाव से युक्त शिक्षक नहीं होते, इसका क्रियान्वयन कतई संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इसमें प्राण फूंकना है। प्राण फूंकने के लिए हम सही अर्थ से शिक्षक होना चाहिए। यानी मैंने कहा त्रिवेणी संगम होना चाहिए, यानी मातृत्व, पितृत्व और संतत्व का आवाहन करते हुए उस भाव से इस तीनों त्रिवेणी संगम जब हम हो जाते हैं शिक्षक, तब हम प्राण फूंक सकते हैं छात्रों में। वो जो सिस्टम है, सिस्टम नीरस नहीं हो जाए, इसके लिए प्राण फूंकना पड़ता है, उसको जीवंत रखना पड़ता है। वो जीवंत रखने के लिए हमको भी जीवित रहना पड़ता है, सही मायने में जीवंत हमको भी रहना पड़ता है। केवल नाम के वास्ते शिक्षक, पगार के लिए या वेतन के लिए शिक्षक नहीं हो सकता। हम राष्ट्र के लिए शिक्षक हैं, वेतन का शिक्षक नहीं है। केवल विषय पढ़ाने वाले शिक्षक मात्र नहीं है, लेकिन हम राष्ट्र निर्माण करने वाले हैं। इसके लिए हम इस सिस्टम यो शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करते समय प्राण यदि हम नहीं फूंकते, तब इसको
प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इसको, शिक्षा नीति को गहराई से अध्ययन करते हुए हम स्वयं के अंदर परिवर्तन लाते हुए जो शिक्षक गुरु बनने की दिशा में चल पड़ना चाहिए, ऐसे साधना का मार्ग हम पकड़ते हुए, साधना का मार्ग पे चलते हुए, हम गुरु बनने की दिशा में चलते हुए हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तब जाकर क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होता है। इसीलिए संवेदना जागृत करनी पड़ती है। संवेदना यदि छात्रों में हम जागृत नहीं करते तो वो मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य बनने के लिए संवेदना ये बहुत आवश्यक है। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरा शरीर मन बुद्धि को पीड़ा लगती है, तब मैं दर्द का महसूस करता हूं, वो वेदना है। दूसरों को जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसका भी अनुभव में यदि करना शुरू किया तो वो संवेदना है। खुद का दर्द का अनुभव वेदना है, दूसरों का दर्द और पीड़ा का अनुभव में करता हूं, वो संवेदना है। यदि संवेदना किसी एक व्यक्ति में नहीं है तो वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से हम मनुष्य निर्माण का कार्य यदि हम करने जा रहे हैं, शिक्षा यानी मनुष्य निर्माण है, इसीलिए हमको संवेदना जागृत करना बहुत आवश्यक है। ये संवेदना आत्मीयता से ही हम जागृत कर सकते हैं। आत्मीयता नहीं है तो संवेदना जागृत हो ही नहीं सकता। इसको छात्रों के जीवन में संक्रमित कैसे कर सकते हैं? संक्रमित इन मूल्यों को छात्रों के जीवन में उपदेश से आप संक्रमित नहीं कर सकते। आदर्श के कारण वो अनुकरण होता है। द प्यूपिल, द स्टूडेंट्स may not listen us, but they do copy us. अपने जीवन में आचरण कैसा है, इसके आधार पर अनुकरण होता है। आचरण से आचार्य शब्द का उपज हुआ है, उत्पन्न हुआ है। आचरण से ही आचार्य शब्द का, आचरति इति आचार्य, पहले जीवन में आचरण में लाना, बाद में वो लोग अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं। हम ही ट्रेंड सेटर्स बन जाते हैं। इसीलिए आदर्श रहना, इसीलिए संतत्व का आवाहन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने चेहरे का भाव हो, आंखों के चमक हो, वाणी की रीति हो, आचरण व्यवहार हो, ये सभी विद्यार्थियों से, छात्रों से देखा जा सकता है, देखा जाता है। बहुत गहराई से देखते हैं। वो सन ग्लासेस रहते हैं ना, सन ग्लास, वो सन ग्लास रखते हुए देखते हैं। वो स्कैनिंग करते हैं शिक्षकों का। वो पारदर्शिता नहीं है, कथनी और करनी में समान नहीं है, तो हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। इसीलिए हमको श्रेष्ठ बनने के लिए कथनी और करनी एक समान होना चाहिए। इसीलिए हमको साधना करनी पड़ती है। इसके कारण ही मैं से हम बनना चाहिए, आई से वी बनना चाहिए, मैं से हम बनना चाहिए। दाई नीड इज ग्रेटर। ये भाव यदि हमारे मन में उत्पन्न होता है, तब ये विद्यार्थियों के जीवन में, छात्रों के जीवन में बिना बताए वो संक्रमित हो जाता है। तब श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का निर्माण अपने
सानिध्य के कारण हम कर सकते हैं। ये मनुष्य निर्माण का काम है। मूल्य निर्माण तब हम कर सकते हैं, मूल्य जो है वो चुकाना ही पड़ता है। मूल्य, आंतरिक मूल्य अलग है, बाहरी मूल्य भी अलग है। बाहरी मूल्य वो बाजार का मूल्य हो सकता है, उसका कीमत हो सकता है, उसके लिए जानकारी, सूचनाएं जो वर्तमान शिक्षा में विद्यमान हैं, उसके कारण आजीविका के लिए हम कुछ नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, वो भी चाहिए। वो एक मूल्य है, वो बाहरी मूल्य है। वो आंतरिक मूल्य है, ये जीवन मूल्य। इन जीवन मूल्य उपदेश से नहीं हो सकता, केवल आदर्शों को प्रस्थापित करने से ही हो सकता है। हम सभी अपनी साधना से कथनी और करनी के बीच का अंतर को समाप्त करते हुए, दोनों को एक समान करते हुए, हम श्रेष्ठ शिक्षक बनते हुए, एक समाज के सामने एक आदर्श का प्रस्थापित करते हुए, श्रेष्ठ शिक्षक बनते हुए, हम इस शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने का कार्य आने वाले 10 वर्षों में गहराई से जीवन में इसी को प्राथमिकता देते हुए हमको करना चाहिए। सीवी रामन जी के बारे में हम सुनते हैं, जब भारत रत्न पुरस्कार उनको देने का संकल्प सरकार ने किया और उनको लिखित रूप में पत्र भेजा गया, वो पत्र देखते हैं सीवी रामन जी और उत्तर लिखते हैं, मैं भारत रत्न पुरस्कार जो आप देने जा रहे हैं उस दिन मैं आ नहीं सकता। उस दिन मेरा विद्यार्थी का पीएचडी का वैवा है। पीएचडी का वैवा परीक्षा जब रहता है तब शिक्षक साथ में रहना पड़ता है। वो इमोशनल बल देने के लिए, मानसिक बल, भावनात्मक बल देने के लिए शिक्षक साथ रहना पड़ता है। इसीलिए मैं उस दिन नहीं आ सकता, ऐसा उत्तर दे दिया उन्होंने। बाद में सीवी रामन जी का अनुकूल देखकर उनको भारत रत्न पुरस्कार देने का संकल्प किया। ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों का जो जीते जीते ही गुरु बन गए, ऐसे श्रेष्ठ मालिका अपने देश में विद्यमान हैं, उनका जीवन अपने सामने प्रस्तुत हैं। ऐसे जीवनों को भी आदर्श रखते हुए, अपना जीवन को आदर्श बनाते हुए, इस जो श्रेष्ठ शिक्षा नीति अब लागू हुई है उसको भाव को समझते हुए स्कूल एजुकेशन में शिक्षा का, विद्यालय का परिसर को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प, विद्यालय के परिसर को परिवार बनाने का संकल्प। परिवार यानी 4 मूल्य हैं, आत्मीयता है और अनुशासन है, सहयोग है। ये सभी मूल्यों को विद्यालय के परिसर में लागू करते हुए, विद्यालय भी एक परिवार है, ऐसा अनुभव सभी को आना चाहिए। ऐसा परिवर्तन करते हुए आने वाले दिनों में जो शिक्षा नीति के कारण जो परिवर्तन आना चाहिए, ऐसी अपेक्षा हम रख रहे हैं, उस अपेक्षा को पूरा करने का पूर्ण दायित्व वो शिक्षकों का ही है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य को हम समर्थ रूप से, सक्षम रूप से, अपने पूरी शक्ति उसमें लगाते हुए हम इसको करेंगे। आने वाले दिनों में, 10 वर्षों में शिक्षा नीति का पूरा लागू होते हुए समाज में परिवर्तन हम देखना चाहिए। उसके कारण भारत दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में आने वाले दिनों में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम ही एक उपकरण बन जाए, ऐसे विनम्र निवेदन आप सभी के सामने करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। सभी को पुनः पुनः कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूं। नमस्कार।
धन्यवाद शंकरानंदजी. अतिशय सुंदर विश्लेषण आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळालं. शंकरानंदजींनी मागे एकदा शिक्षकाची भूमिका आणि वातावरण आणि संस्कार कसा प्रभाव पडतो हे सांगत असताना श्री उमाशंकर पचोरी यांनी दिलेला दृष्टांत असं सांगितला की जर आपल्या मुलाला आपण गुरुकडे शिकायला पाठवलं तर रामायण घडतं आणि गुरुला आपल्या घरी बोलून त्याला शिकवायला सांगितलं तर महाभारत होतं. एकाच दृष्टांतामध्ये सर्व शिक्षणाबद्दलचं आणि संस्काराबद्दलचं महत्त्व त्यांनी विशद केलंय. त्यानंतर मी आपल्यापैकी काही जणांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर हे व्यासपीठ त्यांच्यासाठी एक 5 मिनिटाचा वेळ आपण राखून ठेवलेला आहे आणि त्यानंतर अध्यक्षीय समापन होईल. मी आपणास विनंती करतो काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकतात. आपण चॅट बॉक्समध्ये प्रश्न टाकण्यासाठी सांगितलं होतं. चॅट बॉक्समध्ये काही प्रश्न नाहीये. मी सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे सरकार्यवाह आदरणीय श्री दिलीपजी बेलगावकर यांना सादर आमंत्रित करतो. त्यांनी अध्यक्षीय समापन करावं. श्री बेलगावकरजी. नमस्कार. शिक्षक दिन के इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. माननीय शंकरानंद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आत्मीयता पूर्वक ये शिक्षा नीति का कार्यान्वयन करने में शिक्षकों की भूमिका क्या रहेगी इसका बहुत ही सुंदर विवेचन किया है. इतने सुंदर विवेचन के बाद मैंने और कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता. फिर भी एक औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए 2-3 मुद्दों का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा. मैं माननीय शंकरानंद को ये कहना चाहता हूं कि भोसला के बारे में कि जो आपने बताया कि रामत्व का प्रगटीकरण, उस रामत्व का प्रगटीकरण का आरंभ भोसला में 1937 में हुआ है और मुंजे जी ने इस भोसला के परिसर का, इस कैंपस का नाम ही रामभूमि रखा था. वाह वाह, बहुत सुंदर. और ये रामभूमि में हम जो पूजा करते हैं वो धनुर्धारी छात्र तेज होने वाले राम की करते हैं. बहुत सुंदर. और हमारा विजन और मिशन जो है उसमें कहा गया है अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनु शापा इदं ब्रह्म इदं छात्रं शापादपि शरादपि. शरादपि. इसका ही कार्यान्वयन हम करते हैं. बहुत बढ़िया. बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने सबको मार्गदर्शन किया है. मुझे लगता है कि आपने जो 3 बातें बताई उसमें इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिफॉर्मेशन का जिक्र किया. मैं एक ही शब्दों में उसकी व्याख्या करूंगा. वो शब्द है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण. मुझे लगता है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में ये तीनों बातें आती हैं. और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम जो शुरू हुआ है, जो अध्याय शुरू हुआ है वो अयोध्या से शुरू हुआ. और इसलिए हमने राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया उसका जिक्र इससे जोड़ा है. ये आपने शिक्षण नीति से जोड़ा है. तो ये कार्यान्वयन करने में जो भूमिका रहेगी वो शिक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. किसी ने ऐसा भी कहा है कि शिक्षा क्या है, शिक्षण किसको कहते हैं. जब भी किसी देश में सामाजिक मूल्यों का और सांस्कृतिक मूल्यों का, राष्ट्रीय मूल्यों का ह्रास होता है तो उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए शिक्षा है. उसकी पुनर्स्थापना करने का काम शिक्षा का और शिक्षण का है. तो ये पुनर्स्थापना शिक्षा से होगी. वो करने वाले कौन है? तो वो करने वाले जो सैनिक है वो सैनिक है हमारे शिक्षक. तो आपने जो मार्गदर्शन किया है उसी मार्ग पर ये सब चलेंगे और ये शिक्षा नीति का कार्यान्वयन करेंगे. ऐसे
इसी आशादायी शब्दों से मैं मेरा ये अध्यक्षीय समापन करता हूं। आपको आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें मार्गदर्शन किया है और हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के महामंत्री जी महेश जी दावक, उन्होंने इस शिक्षा नीति का उगम कैसे हुआ ये बहुत अच्छी तरीके से बताया। उनके प्रति भी मैं मेरा कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। नासिक शहर की अध्यक्षा अस्मिता वैद्य मैडम के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और ये शिक्षण अपने जो मंडल का काम चल रहा है यहाँ, वो हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा। उनको उनके अभ्यासपूर्ण व्यक्तिमत्व को सबके सामने रखने के लिए खूब उपयुक्त होगा। और ये हो सका है क्योंकि आपने ये सब जो कार्यकर्ता है, हमारे अवस्थी सर है, वैद्य मैडम है, इन्होंने सब हमारे ये स्कूल के हमारे पीछे लगते हुए ये मंडल का स्थापना करने के लिए जो काम किया, उसके लिए उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।